अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम की तरह जो है वो ये लेक्चर भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड की एक या दो एग्जांपल्स को कवर करेगा। लास्ट टाइम देखें, यहाँ पे रिकॉल कर लें थोड़ा सा कि C1, C2, C3 आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने लिखे थे। लेकिन अब जो मैं एग्जांपल करूँगा उसके अंदर C1, C2, C3 के साथ साथ एक और नई चीज़ जो है वो देखें किस तरीके से लिखी जा सकती है। लेट सपोज़ कि अगर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बोथ, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू, इफ़ आई से एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस वाई, ठीक है। ये एक फंक्शन है और आप जो है वो इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले आपकी मर्ज़ी है, अगेन y को शिफ्ट करें या x को शिफ्ट करें, इट्स अप टू यू। मैं पहले y को शिफ्ट कर लेता हूँ इसमें। तो अगर y को शिफ्ट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, पार्शियल कोफिशिएंट ऑफ y ओनली। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पर तो लेफ़्ट हैंड साइड पे तो आपके पास हो जाएगा कुछ सिंपल डावा z डिवाइड बाई डावा x ओनली, और राइट हैंड साइड पे आपके पास होगा एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ द साइन y, इंटीग्रल ऑफ द साइन y ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y विल बी माइनस कॉस y डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ कोर्स, एंड इट विल बी 1। सो प्लस इंटीग्रल ऑफ y विल बी y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c1। नाउ बात यह है कि ये जो C1 है हम इसको कहते हैं दिस इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ क्या कंसिडर किया था? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने किस वेरिएबल को कंसिडर किया हुआ? अगर आप ओवरऑल देखें तो जब आप y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें तो दैट मीन्स यू हैड कंसिडर्ड x एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसीलिए हमने x के वेरिएबल को या x के फंक्शन को हमने इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस C1 इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इस C1 की जगह हम फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं, बिकॉज हमने ये कंसीडर किया था कि जब आप y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। सो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब आप x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो y को जो आपने जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो सपोज़ किया होगा, तो यहाँ पे f ऑफ x के बजाय f ऑफ y आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जब अब मैं डावा x को शिफ्ट कर रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे डावा z बचा आपके पास, और राइट हैंड साइड पे माइनस कॉस y जो कि कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, एक्स स्क्वायर जो है वो आपके साथ डावा x के साथ आ गया, प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऐसे ही आ गया, और डावा x लिख दिया मैंने, प्लस फंक्शन ऑफ x के साथ आपके पास डावा x ये भी आ गया। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स पर तो देखें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो z रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, माइनस कॉस y ऐसे ही रहेगा, और ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 ये बन जाएगा, प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, और x यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो x आपके पास ये आ गया। प्लस अब आप सोचें फंक्शन ऑफ x को अगर हमने इंटीग्रेट किया तो रिज़ल्ट क्या आएगा, अनदर फंक्शन ऑफ x। मतलब आप सोचें कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने इंटीग्रेट किया तो रिज़ल्ट आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2x, तो वो भी तो फंक्शन ऑफ x ही है ना, लेकिन दूसरा फंक्शन ऑफ x है। सो जस्ट मेकिंग कि f ऑफ x को आपने इंटीग्रेट किया है तो अब आपके पास एक नया फंक्शन आ गया, तो इसको हम कह रहे हैं g ऑफ x, ठीक है। बल्कि g ऑफ x ना कहें, इसे कैपिटल f ऑफ x कहते हैं। कैपिटल f ऑफ x का मतलब ये है कि प्रीवियसली एक फंक्शन था आपके पास, फंक्शन f ऑफ x के रिस्पेक्ट से, जिसको आपने दोबारा इंटीग्रेट कर दिया तो f ऑफ x आ गया। तो फाइनली C2 विल बी द constant of integration here, and C2 is under the consideration of that you have y as a constant, you had treated of y or function of y as a constant, so C2 will be equal to f of y. So finally you will have minus x cube cos y divided by 3 plus x into y square divided by 2 plus f of x plus function of y, ठीक है। So this will be the final general solution of your given partial differential equation that can be solved by using the direct integration method. Remember that, जैसे मैंने आपको कहा था पिछले केस के अंदर कि अगर आपने पहले
पिछले केस में 2 x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव थे और 1 y के रिस्पेक्ट से था। तो अगर आपने पहले x को किया, फिर x को किया, फिर y को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे, तो आपके पास एक सोल्यूशन आएगा। और अगर आपने पहले x को शिफ्ट किया, फिर y को किया और फिर दोबारा x को किया, फिर दूसरा सोल्यूशन आएगा। या अगर आपने पहले y को किया और फिर x को किया और फिर x को किया, तो तीसरा सोल्यूशन आएगा। वहाँ 3 सोल्यूशन आए थे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट से। इसी तरीके से अगर आप फंक्शन के रिस्पेक्ट से करते तो क्या होता, फंक्शन के रिस्पेक्ट से अगर हम करते तो 3 सोल्यूशन और आते, 6 हो गए। उन 6 सोल्यूशंस पर अगर 3 कंडीशन अप्लाई करनी पड़ जाएँ तो क्या होगा। बात यह है कि 48 सोल्यूशन जो है वो आपके एटलीस्ट आई एम यूजिंग द वर्ड एटलीस्ट ओनली हियर अगेन बिकॉज यू कैन सॉल्व द सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बाय अनदर मेथड। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। बात यह है कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं और कौन सा मेथड किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड का एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम बाउंड्री वैल्यू कंडीशन भी अप्लाई कर रहे हों, या इसी कंडीशन को जो है वो हम दोबारा से देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को जो है वो हम दोबारा से देख लेते हैं कि अगर हमने इस क्वेश्चन को कांस्टेंट, ये चलें दूसरी एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं ताकि आपके पास जो है वो एक ज़ख़ीरा हो गया। हाँ, हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड के 2-3 क्वेश्चन जो है वो सर ने करा दिए थे। तो बहरहाल लेट्स सपोज एक और एग्जांपल है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इज़ इक्वल्स टू एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस y प्लस एक्स स्क्वायर y। ठीक है, दैट इज़ सब्जेक्टेड टू, let's suppose the first condition of z is defined as z x comma 0 is equals to x square and z of 1 comma y equal to cos of y। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे अप्लाई होंगी ये तो बात की बात है। पहले तो हमें जो है वो जनरल सोल्यूशन इवैल्यूएट करना होगा। जनरल सोल्यूशन के ऊपर आप कंडीशन हमेशा अप्लाई करते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगेन हर दफ़ा मैं y को पहले शिफ्ट कर दिया करता हूँ, तो ऐसा ना हो आप सोचें मुझे x के साथ कोई दुश्मनी है या y के साथ कोई दुश्मनी है, तो मैं पहले अब x को शिफ्ट कर देता हूँ, अब y को बाद में शिफ्ट करेंगे। तो सोल्यूशन में मैंने क्या किया कि y को छोड़ दिया इस दफ़ा और x को जो है वो मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया। अच्छा, एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस वाई को आप स्प्लिट कर सकते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस वाई को एक्सपोनेंट ऑफ y इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x में शिफ्ट किया जा सकता है, या स्प्लिट किया जा सकता है। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर लिया और इस स्टाइल में हमने लिख दिया। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड पर, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे रिज़ल्ट आ जाएगा डावा z डिवाइड बाई डावा y इक्वल्स टू एक्सपोनेंट ऑफ y। एक्सपोनेंट का इंटीग्रल क्या होता है, एक्सपोनेंट ही हुआ करता है, प्लस y, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c1। नाउ नेक्स्ट टाइम क्या होगा, y शिफ्ट करेंगे तो डावा z आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा। एक्सपोनेंट ऑफ x कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ y के साथ डावा y को लिख दिया मैंने। एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, y के साथ मैंने डावा y को लिख दिया, प्लस c1 डावा y, ये आएगा। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड्स पर। सो आपके पास इंटीग्रेट में यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे z आ जाएगा रिजल्ट, राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंट ऑफ y इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x इंटू एक्सपोनेंट ऑफ y आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, प्लस c1y प्लस c2 आ जाएगा। ठीक है, होपफुली कि इधर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा हमने वही तकरीबन काम किया जो पिछली एग्जाम्पल में भी हम करते हुए आए थे। सो दिस इज़ द फाइनल जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। ये आपके पास जनरल सोल्यूशन है ना। इस जनरल सोल्यूशन पे एक एक करके कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन ये है, अब देखें कंडीशंस के अंदर भी ये है ना कि मैं पहले पहली कंडीशन को अप्लाई करूँ फिर दूसरी को अप्लाई करूँ, या पहले दूसरी कंडीशन अप्लाई करूँ फिर उसके बाद पहली कंडीशन अप्लाई करूँ, तो रिज़ल्ट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ z लिखा हुआ है ना, z बेसिकली क्या है, z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक, तो z x, y लिखूँ या z लिखूँ, बात एक ही है। तो अगर पहली कंडीशन के मुताबिक क्या कहा जा रहा है, अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन दैट इज़ z ऑफ x, 0 equal to x square. That means if you substitute the value of y as 0, you have to take the z function equal to x square. So we are just substituting the value of y as 0 in each and every term. So you will have exponent of x into exponent of 0, y की जगह 0 आ गया, प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 था, 6 है सॉरी, तो y स्क्वायर की जगह 0 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c1 इंटू 0 प्लस c2
ये आ गया आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि z ऑफ x कोमा 0 किसके इक्वल है, वो तो x स्क्वायर के इक्वल है। सो राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंट ऑफ x रहेगा, एक्सपोनेंट ऑफ 0 इक्वल टू 1, ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। सो c2 आ गया आपके पास कुछ इस तरह से कि दैट c2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x। That means you can substitute the value of C2 in the general solution as x square minus exponent of x। मैंने सिर्फ उसी एक्सपोनेंट ऑफ x को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है। तो मैं जनरल सोल्यूशन को चेंज कर रहा हूँ, यानी नाउ द जनरल सोल्यूशन बिकम्स, ये एक ऐसा पेज है जो कि पहली कंडीशन लगने के बाद अब ये फट चुका है। तो अब फटने के बाद जो है वो उस पेज को आप दोबारा दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो दैट मीन्स अब जो है वो रिज़ल्ट कुछ और आएगा, यानी अब जो आपका जनरल सोल्यूशन अब चेंज हो चुका है पहले के मुकाबले में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ नाउ दी सोल्यूशन बिकम्स, अच्छा ध्यान में रखिएगा मैं ये नहीं कह रहा नाउ द जनरल सोल्यूशन बिकम्स, बिकॉज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैव सम वैल्यू नाउ। ठीक है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, तो लिहाजा जनरल सोल्यूशन नहीं कह रहा, मैं सिर्फ सोल्यूशन का नाम दे रहा हूँ इसे कि जेड एक्स कोमा वाई विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इंटू एक्सपोनेंट ऑफ वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस c1y प्लस c2 की जगह मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग द सेकंड कंडीशन, है z ऑफ 1 कॉमा वाई इक्वल टू कॉस वाई। अच्छा ध्यान में रखिएगा ये चीज़ भी कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि पहली कंडीशन अप्लाई करने के बाद दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाए, या दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू एक साथ आपने इवैल्यूएट कर ली। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ होता क्या है कि हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू c1 c2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और दूसरी कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी कोई केस हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है और उन दो लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करके उनका सोल्यूशन इवैल्यूएट करें और फिर उसके बाद फाइनल आंसर आए। तो बहरहाल मल्टीपल कंडीशन पॉसिबल हैं। अब तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हुए आपको अरसा हो गया, तो लिहाजा एटलीस्ट ये चीज़ें अब आपको और समझ में आ जानी चाहिए। तो बहरहाल दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन इन दिस सेकंड कंडीशन इट्स सेइंग कि इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज सब्स्टिट्यूटेड एज 1 एंड द वैल्यू ऑफ y इज सब्स्टिट्यूटेड एज ओनली y, then the result of the function will be cos y. So we are just substituting the value of x as 1 into y equal to exponent of x की जगह 1 आ गया, एक्सपोनेंट ऑफ y की जगह y ही रहेगा, प्लस एक्स क्यूब की जगह 1 क्यूब हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 प्लस c1y ऐसे ही रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर माइनस एक्सपोनेंट ऑफ 1। सो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, दिस इज इक्वल टू कॉस y, सो इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ, यू कैन राइट इट एज y प्लस 1। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे y प्लस 1 लिख लें इसे, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 प्लस c1। आप चाहें तो एक्सपोनेंट ऑफ 1 कैलकुलेटर से वैल्यूएट करके जो भी डेसिमल नंबर आता है आप वो भी यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहे इसको लिखें c1y प्लस 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ 1, ये भी ऐसे ही लिखा गया। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हम c1 की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं किस तरह, तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। पहले अगर मैं पहले इस टर्म को शिफ्ट करूँ तो एक्सपोनेंट ऑफ y प्लस 1 मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ली, फिर इस टर्म को भी मैंने शिफ्ट कर दिया और फिर -1 यहाँ हो गया और फिर उसके बाद प्लस एक्सपोनेंट ऑफ 1 आ गया और y मल्टीपल में था तो वो होल डिवाइड में आ गया, तो c1 की वैल्यू आ गई। नाउ दिस c1, द वैल्यू ऑफ दिस c1 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन द मोस्ट रीसेंट सोल्यूशन, वी कैन से a। ठीक है, सोल्यूशन a। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ c1 इन इक्वेशन a, यू विल हैव z x, y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस वाई, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6। c1 की जगह जो है जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ज़ाहिर है y से y कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगा cos y माइनस एक्सपोनेंट ऑफ y प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 माइनस 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ 1। ठीक है, और प्लस आगे है मौजूद एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपोनेंट ऑफ एक्स पहले से मौजूद है, मैंने सिर्फ और सिर्फ c1 की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। तो ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, इस रिज़ल्ट को अगर सिंप्लीफिकेशन मुमकिन है तो सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज़ ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो कहलाएगा, बिकॉज यू हैड अप्लाइड बोथ ऑफ द बाउंड्री वैल्यू कंडीशन हेयर to find the solution of this differential equation।
दैट्स ऑल ऑफ द डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड में हमें इतना ही कुछ सीखना था। हो सकता है आपको जो है वो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बुक के अंदर मिल जाएँ और वो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए तो इसी वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो सके। ठीक है, जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।